दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज मेरे हाथ में उत्तराखंड आबकारी नीति विषयक नियमावली है। जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लग रहा है मानो उत्तराखंड का राजस्व केवल दो ही चीज पर डिपेंड रह गया है, पहला है खनन, दूसरा है शराब। तो आज हम शराब की बात कर लेते हैं। खनन की बात तो हमने कई बार आपसे कर चुके हैं। जो नीति नियमावली है उसमें अगर आप भी, मैं ये पढ़ूंगा तो आप भी हंस पड़ेंगे। आप कहेंगे कि भैया वाह, शराब से जड़ी बूटियां शराब में मिलाई जा रही हैं, वनस्पतियां शराब में मिलाई जा रही हैं, किसानों को लाभ सरकार से हो रहा है, रोजगार भी खत्म शराब से ही हो रहा है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमने जो स्वराज से बदल के अध्यक्ष रमेश जोशी जी हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले आबकारी विभाग को इसी पूरे मुद्दे पर उनका घेराव भी किया था। जोशी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। घेराव आपने किया, हमने कवरेज भी की थी उसकी। और अगर मैं अब ये नीति पढ़ रहा हूं, टोटल इसमें 18 पॉइंट है। और पहला पॉइंट जब मैं पढ़ता हूं तो इसमें यह है कि 4000 करोड़ के सापेक्ष 11% वृद्धि करके अब 44,040 करोड़ का लक्ष्य दे दिया गया है। विजय भाई, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं कि जब जब प्रदेश की नीतियां हो या भ्रष्टाचार हो या रोजगार हो, चाहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, आप हमेशा हर कार्यक्रम में जिससे कि प्रदेश में को लाभ मिल सके या प्रदेश में जो ये भ्रष्टाचार है इस पर नियंत्रण किया जा सके, जब जब आप इन मुद्दों पर मैं देखता हूँ आप हमेशा रहते हैं, इसके लिए आपका पुनः साधुवाद। और दूसरी चीज़ मैं आपको आज ये देखिए, आबकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि मैंने आबकारी नीति जिस समय बन रही थी उस समय मैंने इसका विरोध किया था और मैंने आबकारी मुख्यालय पर धरना भी दिया था और मैंने ज्ञापन भी प्रेषित किया था। तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात बता देता हूँ कि मैं हमेशा चाहूँगा कि धामी जी लंबे समय तक सीएम रहें, क्योंकि जब स्थायी सरकार बनी रहेगी एक प्रदेश में और लगातार एक ही मुख्यमंत्री बना रहेगा तो प्रदेश में विकास के अवसर होंगे, अलग अलग नीति निर्माता नहीं आएंगे। तो मैं हमेशा ये प्रयास करूँगा कि हमारे धामी जी लंबे समय तक सीएम बने रहें। लेकिन जिस प्रकार के उनके नीति निर्माता हैं, जिस प्रकार के उनके चारों तरफ जो लोग नीति दे रहे हैं, वह प्रदेश के हित में नहीं दे रहे। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें, और मैं उनको भी बता दूं कि उसमें से कुछ अधिकारी साल 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं, कुछ BRS लेके चले जाएंगे, कुछ जो है जेल की सलाखों में होंगे। तो वो जो भी अपने नीति निर्माता हैं उस चीज़ को स्वयं अध्ययन करें, उसके बाद उस पर मंथन करें, कुछ अपने उत्तराखंड के लोकल अधिकारियों से राय मशवरा लें जो उनके बेस्ट वेल विशर हैं, उसके बाद उस नीति को लागू करें। आज देखिए, जो उन्होंने शराब नीति जो बनाई है, इसमें सबसे पहले मैं एक पहला नंबर का जो पॉइंट लेता हूं, उन्होंने बताया है कि 2023-24 में लक्ष्य दिया था 4000 करोड़ रुपए, इसको आज उन्होंने बढ़ा के 4400 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। तो इससे संदेश क्या जाता है समाज में कि आप केवल नशे के कारोबार से इस प्रदेश के राजस्व को बढ़ाएंगे? आपको तो इस प्रदेश में धीरे धीरे नशे के कारोबार को कम करना था। शराब, जिसका हमेशा से उत्तराखंड में विरोध हुआ, जो हमारे पहाड़ों पर देखिए, जिसके लिए हमारे पहाड़ के लिए लोग कहते भी थे, जिसका मुझे हमेशा से दुख रहा कि सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, ये जो नारा दिया गया था, इसके मैं हमेशा खिलाफ रहा। मैं एक ऐसा प्रदेश चाहता हूँ जैसे आज ईमानदारी के लिए हमारा प्रदेश विश्व में जाना जाता है। एक समय था जब बात ईमानदारी की आती थी, बात बॉर्डरों पर शहीद होने की आती थी, तो सबसे ज़्यादा हमारा उत्तराखंड जाना जाता था अपनी ईमानदारी के लिए, बॉर्डरों पर भर्ती होने के लिए, बॉर्डरों पर युद्ध लड़ने के लिए। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि शराब टॉनिक है। जैसे मैं भी देख रहा था, इसमें एक पॉइंट 3 नंबर पर आप देखिए कि आप कह रहे हैं उत्तराखंड में जड़ी बूटी इसमें मैं थोड़ा अपने दर्शकों को भी बता दूं, उसमें लिखा हुआ है कि उच्च गुणवत्ता मदिरा निर्माण और वनस्पति जड़ी बूटियों का उपयोग करके। उच्च गुणवत्ता यानी टॉनिक है। मतलब आप सोचिए, देखिए, इससे हमारी सरकार बदनाम हो रही है, सरकार की मानसिकता का पता चल रहा है। भाजपा सरकार नेस्तनाबूद होने की तैयारी कर रही है और इससे हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनका कहीं ना कहीं विरोध होगा, लगातार विरोध होगा। ऐसी वो नीति निकाल रहे हैं, तो इस नीति को पहले तो वापस करें जो पीछे से नीति चली, बल्कि एक जो शुरू से जिससे तमाम व्यापारियों ने काफ़ी ऊपर तक चढ़े, ऐसी नीति लाइए। एक तरफ से आप इन्वेस्टर्स मीट की बात करते हैं, दूसरी तरफ से जो पॉलिसी ला रहे हैं, अभी तो मैं इसमें संक्षेप में बता रहा हूं आपको, मैं फिर बिंदुवार आपसे चर्चा करूंगा अपने दर्शकों से, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, तमाम मेरे साथीगण हैं, मेरे उत्तराखंड राज्य के तमाम जो मेरे आंदोलनकारी हैं या जो मेरे तमाम वो लोग जो मेरे सपोर्टर हैं, मैं उनसे फिर पूरा बिंदुवार आपके माध्यम से मैं बताऊंगा
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। इसको वो किसी ईगो के तरीके से ना लें। जो मैं कहता हूँ, मैं विपक्ष हूँ, मैं हमेशा फिर से कहता हूँ कि सरकार स्थायी रहे, इसके लिए अपनी बात को रखता हूँ। और मेरे मन की भावना है कि धामी जी आप यशस्वी मुख्यमंत्री बने, जिस प्रकार से आज योगी जी लगातार स्थायी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में देश उनको प्रधानमंत्री के कद पर देख रहा है और निश्चित तौर से वो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे आप भी तो ऊर्जावान है, युवा है, आप भी जाइए उस कद तक। तो पहले पॉइंट में जो आपने 4,000 करोड़ रुपए, पहले मुझे बताइए आप, क्या पिछली बार 4,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा हुआ था? और अगर नहीं हुआ था तो पहले अपने 4,000 करोड़ के ही लक्ष्य को पूरा कर लीजिए, तब 4,440 करोड़ का लक्ष्य लाइए। दूसरी चीज, आप सरकार चला रहे हैं या प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों में लक्ष्य दिया जाता है कि भाई हमने एक कंपनी खोली और उसमें जो सेल्स के जो लोग हैं। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, इसमें इन्होंने लक्ष्य दिया है 4,000 करोड़ के बाद 4,400 करोड़, 4,440 करोड़ के आसपास। ये लक्ष्य आबकारी में ही क्यों दिया जा रहा है? ये लक्ष्य ऐसे भी दे सकते थे कि भाई विद्यालय में लक्ष्य है कि इतने विद्यालय बनाएंगे, इतने अस्पताल बनाएंगे। सरकार की मानसिकता का पता चल रहा है ना, जो चारों तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के चारों इर्द गिर्द हैं। मैं बताता हूँ, कुछ तो जेल जाएंगे, कुछ रिटायरमेंट हो जाएंगे, और फर्क जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वही राजपूत जो कल तक त्रिवेंद्र जी के सरकार में थे, जो उससे पहले हरीश रावत जी के सरकार में थे, उससे पहले तमाम और जो उनके थे, वही आज उनके साथ में। तो आपने प्रदेश को दिया क्या? तो इस प्रदेश में जो लक्ष्य वाली बात है, इसको तो आप बिल्कुल खत्म कीजिए, सुचारू रूप से प्रदेश को चलाइए। और आप प्रयास कीजिए कि ये शराब से लक्ष्य हासिल न करें, शराब धीरे धीरे बंद कर दें। इस प्रदेश को ऐसा कर दें कि युवा जो है उनको आप टॉनिक पिलाइए ना, उनको जड़ी बूटियां खिलाइए ना, उनको आप तमाम अच्छी चीज़ें खिलाइए पिलाइए। हमारे दूध का कारोबार कैसे बढ़ेगा, हमारे दही का कारोबार कैसे बढ़ेगा, हमारे पहले ज़माने में कृषि पे कैसे, हमारे यहाँ देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो रहे दारू में जड़ी बूटी लिखा हुआ है साफ साफ नियम, जो इनकी विषयक नियमावली है, जो नीति बनाई कि वनस्पति का जिक्र है इसमें, जड़ी बूटियों का जिक्र है इसमें, फलों फूलों का जिक्र है इसमें, हिमालय की जलवायु आप देखिएगा, साथ में हमने ये भी लगाया है इसमें जो नियमावली है, हिमालय की जलवायु वातावरणीय शुद्धता के कारण, उच्च गुणवत्ता के जल स्रोतों व अन्य कारकों के कारण विश्व स्तरीय संगठित मदिरा माल्ट के उत्पादन हब के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। देखिए मैं कह तो रहा हूं, जो भाई ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बनाई नहीं होगी, बदनाम कौन होंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रख रहा हूं, फैसला तो उन्होंने लेना है, लेकिन वो जो ये पॉइंट हैं, शराब में कौन सी जड़ी बूटी पड़ती है? मुझे आज तक ये कोई नई शराब बना देंगे क्या? कोई टॉनिक बना रहे हैं क्या? ये शराब ही तो बना रहे हैं। उसके बाद जो नशे के कारोबार को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसमें ये लाइनें जो लिखी हुई, वनस्पति जड़ी बूटी, भाई माल्टा से शराब बनती थी, ये तो हमने सुना है, सेब से, अंगूरों से, ये तो जड़ी बूटियों से शराब बन रही है। कौन सी जड़ी बूटी से बन रही है हमें बता दें जरा। तो जो आबकारी सचिव हैं वही जवाब देंगे। 5वें पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है कि विदेशी मदिरा थोक व्यापार उत्तराखंड के राज्य के मूल स्थानीय निवासियों को रोजगार भी दिया जाएगा। देखिए रोजगार पे तो इन्होंने छीनने का काम करा है। ये वापस उत्तराखंड को, जिस समय एक समय आप देखिए पहले जो माफिया राज यहाँ हावी था, जहाँ एक व्यक्ति को ही शराब के टेंडर दिए जाते थे, एक ही व्यक्ति खनन के टेंडर ले रहा था, और उसके बाद जिस प्रकार से मर्डर हुए, जिस प्रकार से अपहरण का कारोबार बढ़ा, जिस तरीके से तमाम चीजें बढ़ी, आज उत्तराखंड को वापस उसी स्थिति पर लाने जाने का कार्य कर रहा है माननीय हमारे खंडूरी जी ने 2003 में 75% रोजगार की नियमावली बनाई थी। आप मुझे एक भी कंपनी बता दीजिए, एक भी कंपनी जहां 75 तो छोड़ दो, आप 40% अगर रोजगार होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लग जाऊंगा। 40% किसी भी कंपनी में होगा तो मैं भाजपा सरकार का दामन थाम लूंगा। इनके पास रोजगार की कोई नीति नहीं, बल्कि इससे पहले क्या था, अलग अलग कंपनी के FL2 थे। मान लीजिए किसी कंपनी का एक FL2 है, तो उसने टिहरी में टिहरी के लड़के रखे, धारचूला में धारचूला के लड़के रखे, उसने चमोली में चमोली के लड़के रखे, नैनीताल में नैनीताल के लड़के रखे, क्योंकि बाहर से आदमी 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करना उत्तराखंड नहीं आता था। अब ये जब अलग अलग FL2 में एक ही व्यक्ति को देंगे, या इस प्रकार की जो इनकी नियमावली है, ये भ्रष्टाचार में बिल्कुल निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की इस नीति में बदबू आ रही है। तो जिस समय ये इस प्रकार की नीति लाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा, इन्होंने, अब मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि मूल निवास और स्थायी निवास। आज जो शराब के टेंडर पड़ते हैं उसका जो यहाँ पर हैसियत प्रमाण पत्र लगता है वो उत्तराखंड वासियों का ही तो लगता है, जिनकी उत्तराखंड में हैसियत हो, कहीं बाहर वाले की हैसियत तो नहीं लगती है। और बाद में
बाहर के लोग 2-4-5 लाख रुपए देके किसी की हैसियत लेकर के उस पर ठेका लेते हैं, बाद में अपना पैसा तो बाहर वाले रिकवर करके चले जाते हैं और हमारे व्यक्ति की आरसी कटती है और वो जेल की सलाखों में जाता है या वो सुसाइड करने को मजबूर होता है। इसी प्रकार आज ये बाहर से लोगों को FL2 के जब गोदाम देंगे तो क्या होगा कि मूल निवास और स्थायी निवास की तो आरसी कटे, क्योंकि सरकार कहाँ से लाएंगे आदमी जो है पैसा। ये बात बताइए, शराब पीने वालों की कितनी संख्या बढ़ा लोगे आप? जो चलन में वही तो है। आप घर घर शराब पहुंचा देंगे क्या? नए नए स्कूल के बच्चों को शराब पिला देंगे क्या? ऐसा संभव है? लेकिन जब चीजें होंगी तो हमारे यहाँ के आदमी की आरसी कटेगी और बाहर वाला पैसा कमा के चला जाएगा। अगर वो वास्तव में इसको कहते हैं तो मैं आबकारी सचिव से एक बात कह देता हूं, आबकारी कमिश्नर से, कि इसमें एक संशोधन कीजिए कि जो बाहर का आदमी यहां पर ठेका चलाएगा या जो बाहर का आदमी इस FL2 में संलिप्त होगा, बाद में उसकी रिकवरी की जाएगी। हमारे लोग मूल निवास और स्थायी निवास की आरसी नहीं कटेगी। करिए संशोधन, एक भी व्यक्ति ठेका नहीं लेगा। नेक्स्ट उस पे आते हैं जिसमें इन्होंने कृषि और बागवानी का भी जिक्र किया है। इसमें कहा है कि देसी शराब से स्थानीय फलों और कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिमूर, आड़ू समावेश किया जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि इस पर बागवानी को भी फायदा होगा, कृषि को भी। इसमें हम मुझे बताओ, ये बात तो हरीश रावत जी जब डेनिस लाए थे उस समय उन्होंने यही तो कही थी। हरीश रावत जी को डेनिस ले डूबी और भाजपा सरकार को ये नई नीति जो आज ला रहे ले डूबेगी। भाई ये लोग कभी बादल कभी बिजली, ये भाजपा सरकार के जितने भी ये नीति निर्माता है ना, ये कुछ क्या कहते हैं इनको पता ही नहीं है। कोई वो कोई जो है जंगल में, वहाँ पर हमारे जंगल में जाके चीड़ से बिजली बना देते हैं और आज तक बिजली नहीं बनी। कोई आसमान में जो है बादल उत्पन्न कर देते हैं, बारिश कर देते हैं, ऐसा ऐप बनाते हैं। तो ये कोई जो है यहाँ पर आते हैं, अलग अलग तरह के जो है चीजें क्या मुंह से निकल रहा है। ये अगर आज भाजपा विपक्ष में होती तो इनको नेस्तनाबूद कर देती, इनको इतना मतलब इसी पे हास्यास्पद जोक बना देती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ का विपक्ष मर चुका है। चलिए, जो 11वां पॉइंट दिया है इसमें लिखा है कि अधिकतम 3 दुकानें ही आवंटित की जा सकती है एक व्यक्ति। ये मूर्ख बना रहे हैं। एक बात बताइए, आप जितने भी बड़े ठेकेदार हैं, देखिए मनोज जायसवाल जी देख लीजिए, या आज हमारे बूंदी सेठ देख लीजिए, या हमारे तमाम और जायसवाल लोगों के ग्रुप देख लीजिए, या हमारे तमाम और जगह के ठेकेदारों को देख लीजिए, कितनी 40-40, 25-25, 30-30 दुकानें हैं। नियम तो पहले से भी 2 ही दुकानों का था, अब आपने 3 कर दिया और बाहर के लोगों को आज 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 ठेके आवंटित कर रखे हैं। क्यों? उन्होंने और उसकी आप पूरी, मैं खैर इसके जो ये इन्होंने नीति निकाली है, इसके एवज में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय भी जाऊंगा, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, मैं जनहित याचिका दायर करूंगा, क्योंकि मैं इस प्रदेश में शराब को स्कूल के बच्चों को नहीं पिलाने दूंगा। लास्ट का पॉइंट है कि अवैध जो कच्ची शराब चल रही है उसमें भी परिवर्तन कार्रवाई की जाएगी और वैध मदिरा विक्रय को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पर क्या कहना है? देखिए, एक बात बताइए, जब 4000 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, डीओ के गले गले आ रखी है, तमाम जो कमिश्नर लोग हैं इनके गले गले आ रखी है, आप मुझको बता दो, इतना बड़ा लक्ष्य लेके डीओ तो केवल दुकानें उठाने में और निरस्त करने में रह जाएंगे। कच्ची शराब से कहाँ एक नियंत्रण कर पाएंगे? हरिद्वार में जहरीली शराब से इतने लोग मर गए, 2 बार मरे, और भी तमाम देहरादून में जहरीली शराब से लोग मरे। क्यों? क्योंकि इनको लक्ष्य दे दिया है। इनको जो डीओ थे उनको तो जो दुकानों पे दबिश देते, देखिए हरिद्वार में आप कहते प्रभावी, आप एक तरफ से सरकारी संपत्तियों से लोगों के कब्जे हटवा रहे हैं और दूसरी तरफ से हरिद्वार में जो शराब के ठेके, रोशनाबाद में देसी अंग्रेजी मदिरा की दुकान के ठेके आज तक आपने नहीं उठा पाए और राजस्व का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि अगर वो पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं डीओ हीओ की जेब में तो जा रहा है। अगर वो दुकान किसी प्राइवेट दुकान में होती, कम से कम 2 लाख रुपए रेंट लेता वो आदमी, लेकिन सरकारी दुकान में उनकी कहीं ना कहीं सरकार की और इनकी संलिप्तता है, वहां के जो जिला आबकारी अधिकारी और इनकी संलिप्तता है, और वो जो पैसा किसी सरकार के राजस्व कोष में जाना चाहिए वो वहां के जिला आबकारी अधिकारी की जेब में जा रहा है और उसकी चौहद्दी भी चेक कर। ये तो इनसे नियंत्रण नहीं हुआ। अब बात कर रहे हैं कि हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप केवल कैसे पैसे इकट्ठा होगा उस पर लगे हुए हैं। आपकी एकमात्र सोच पैसा इकट्ठा करने में, उसमें हमारे युवा मर जाए, युवा जहर खा ले, युवाओं को शराब उनके नस नस में डाल दो, ये आपकी नीति है। इस नीति का हम पुनः विरोध करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम भाजपा सरकार से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि शराब के अलावा अन्य क्षेत्रों में सोच लीजिए।
आज जिस प्रकार की नीति है उससे हमारे यहाँ के युवाओं का रोजगार भी छिन रहा है। बाहर से जैसे आप एम्स में देखिए टोटल लगभग मैक्सिमम राजस्थान के लोग हैं, इसी प्रकार से हमारे यहाँ के लोगों की आरसी कटेगी, हमारे यहाँ के लोगों के हैसियत पर बाहर के लोग आके कार्य करेंगे और बाद में हमारे यहाँ का आदमी परेशान होगा, बाहर का आदमी बाहर पैसे कमा के चला जाएगा। सरकार को उस नीति को बदलना चाहिए। एक बहुत अच्छी नीति बनाई है, अभी लागू नहीं हुई, अब तो प्रेस नोट है, आप इसको रोकिए और एक प्रॉपर सही नीति बनाइए जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लोग धन्यवाद कर रहे हैं, कारोबारी भी पैसे कमाए, जिससे कि इन्वेस्टर्स मीट पर भी जो है जो आपने इतना लगभग 200-400-500 करोड़ रुपए खर्च करा और उसके बाद कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आ रहा है। जब आप अच्छी नीति लाएंगे तो इन्वेस्टर्स भी आएंगे और धीरे धीरे प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, पर कुछ भी कहो, बड़ी गजब की नीति है जो आबकारी विभाग की, जिसमें वो रोजगार भी दे रहे हैं, जिसमें वो बागवानी कृषि को बढ़ावा भी उनको दिया जा रहा है और साथ ही साथ लक्ष्य भी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है वो इसमें सुगंधित मदिरा भी आपको पिलवाएंगे, जिसमें हिमालय की जलवायु होगी, जड़ी बूटियाँ होगी, उसमें गुणवत्ता होगी। और ये काम तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जो सरकार है, सरकार शराब प्रेमी सरकार, वो ही कर सकती है। जनता के बीच भी जाएंगे इन सारे सवालों को लेकर। तो फिलहाल जो इनके सचिव हैं उनसे भी हम लोग पूछेंगे कि भैया ये जो गुणवत्ता और जड़ी बूटी आप दे रहे हैं, क्या शराब में टॉनिक मिला के आप दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज ये कह रहा था, मनीष सिसोदिया, भाजपा सरकार ने लगभग इसी प्रकार की नीति में मनीष सिसोदिया को जेल भेजा और इसी प्रकार की नीति को आज आप यहाँ लागू कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार एक तरफ से लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है, एक तरफ से उन्हीं की नीतियों पर काम करने की योजना बना रही है। तो इसको ना बदलना होगा, दोगली नीति न चलाएं। क्या सही है, सही को सही और गलत को गलत कहें और सही पर सही कार्रवाई करें और इस नीति को तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त करके सही नीति को सरकार लाए। और जो नीति जो अभी तो जो पीछे नीति चली आ रही है उसको रखे और जो अगले साल की नीति इस साल बनाए, ताकि जो FL2 के लोग हैं वो मार्केट से अपने पैसों को भी रिकवर कर सकें, या तमाम हमारे जो उद्योगपति हैं वो मार्केट से अपना पैसा निकाल सकें और नई नीति की तैयारी कर सकें। चलिए, आपका इस नीति के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।